नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अवैध खनन माफिया और मनी लॉन्ड्रिंग का उस्ताद हाजी इकबाल बाला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हाजी इकबाल का जो गणित है वो गड़बड़ा गया। शातिर इकबाल बाला अब तक जांच एजेंसियों को रातों रात कई बार गुमराह करता रहा है, उसको मैनेज करता रहा है। इसीलिए जांच एजेंसियों के उसके खिलाफ शुरुआती सबूत मिलने के बावजूद इकबाल बाला का अकाउंट ना ही सीज हुआ और ना ही कोई संपत्ति अटैच की गई, जबकि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस यानी सीबीडीटी और आयकर विभाग को इस ऐसी कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। और इन्हीं संस्थाओं ने जांच में शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत पाए थे, लेकिन हाजी इकबाल के काले कारनामों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी निगाह ने इकबाल की चाल को नाकाम कर दिया है। हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल बाला, उसके गुर्गे, सत्ता के गलियारों में उसकी दलाली करने वाले लोग, फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का दिमाग देने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और काले धन को सफेद करने वाली मुखौटा कंपनियों के डायरेक्टर सब टकटकी लगाकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे कि अब तो नतीजे उनके पक्ष में ही आएगा। लेकिन हुआ इसका उलट जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को अगली सुनवाई में तलब कर लिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाजी इकबाल, जिसने आज तक सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नहीं समझी, जिसने अपने खिलाफ अदालत में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पेशे से वकील पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल को उतार रखा हो, तो उसके जीत के गुमान का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन हर अगली तारीख पर उसकी काली कमाई का गुमान और जीत का भरोसा घटते उम्मीद में तब्दील होती रही। और सूत्रों की माने तो नौबत इस बात की आ गई कि हार और जीत की उम्मीद के बीच फंसा हाजी इकबाल पूरे लावे लश्कर के साथ रविवार से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए है। उसके दलाल पूरे दिन इस केस को मैनेज करने में लगे रहे, लेकिन घबराया इकबाल इस पूरे कवायद की मॉनिटरिंग खुद करता रहा। खबर इस बात की भी है कि लखनऊ जोन के ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह भी दिल्ली में ही हैं और इकबाल के एजेंट इस गुप्त जुगाड़ में लगे हैं। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने हाजी इकबाल के खिलाफ सीबीआई सरीखे तमाम एजेंसियों की जांच के सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट को खोला और अध्ययन किया और कहा कि ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ईडी के तकरीबन सभी संवाद या रिपोर्ट को लिख लिया और उसकी शुरुआत कर दी है। इसलिए अदालत उनके द्वारा दिए तथ्यों को समझना चाहती है। इसलिए राजेश्वर सिंह को अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। अब हाजी इकबाल और उसके सिंडिकेट की सांसें अगली सुनवाई तक अटकी हुई है, पर सुदर्शन न्यूज काले मुखौटे को बेनकाब करने के लिए अपनी मुहिम को जारी रखेगा। तो लगातार हमने अपनी इस पूरी मुहिम के जरिए आपको जो तमाम चीजें बताई, उसकी अब सीधे तौर पर तस्दीक भी हो रही है। जहां लगातार अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच एजेंसियों की जो छानबीन है वो सामने आ रही है और अभी तक किस तरीके से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती करती रही, या यूं कहें कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो सत्ता में या फिर प्रशासनिक अमले में बने हुए थे, वो सीधे तौर पर हाजी इकबाल और उनके गुर्गों की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा काला साम्राज्य हाजी इकबाल ने खड़ा किया। चाहे वो खनन की बात हो, शिक्षा माफिया की बात हो, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, या फिर दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में रियल एस्टेट के जरिए लोगों को लूटने का धंधा जो हाजी इकबाल की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन जांच एजेंसियों पर भी नजर टेढ़ी हो रही है जो अभी तक लगातार जांच कर रही थी, लेकिन एक भी मामला अब तक ऐसा सामने नहीं आया कि किसी भी मामले में हाजी इकबाल की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया हो या उसे लेकर सीधे तौर पर तलब किया गया हो। हालांकि जांच अब जरूर आगे बढ़ रही है। इस पर हम
चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी हैं और साथ ही साथ प्रज्ञा भूषण जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं प्रज्ञा जी, समझना चाहते हैं हम दरअसल कल का जो पूरा वाकया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से ईडी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उन्हें राजेश्वर सिंह को जो है तलब किया गया जांच को लेकर, क्योंकि कई सवाल हैं, कई पशुपेश है। रणवीर जो हमारे साथ याचिका करता है वो कल बने हुए थे, उन्होंने भी यही कहा कि इस पूरे मामले को लेकर उन्हें जो शक और शुबा है वो इस चीज को लेकर कि ईडी जांच करती है, रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच नहीं की जाती है। तो क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो शक के दायरे में हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम चीजों को लेकर सवाल है? बेसिकली इसमें क्या है कि फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे कि सीबीआई इसकी जांच करे। सबसे पहले सीबीआई ने 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिसमें करीब 10,000 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाकी सेंट्रल एजेंसीज भी इस पे जांच करेंगी और निकालेंगी कि ये सब क्या है और कैसे हो रहा है, जिसमें सीबीडीटी यानी कि आयकर विभाग, एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड साथ में ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऑर्डर्स दिए गए थे कि ये लोग जांच करें और सारी चीज़ें निकालें ताकि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा किया जा सके। पर अब 1.5 साल से ऊपर होने को आए हैं, लेकिन ईडी की तरफ से अगर देखा जाए तो हमें एक भी सीरियस एक्शन नहीं दिखता है जिसमें ये मंशा दिखाई देती हो कि हाँ सचमुच कुछ एक्शंस लिए गए हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ पाई है जी। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा, ऑनरेबल जस्टिस केहर और जस्टिस चंद्रचूड़ ने अगर तलब किया है तो उनको बिल्कुल दिख रहा है कि एक्शन कुछ लिया गया ही नहीं है, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑब्वियसली मांगेंगे वो लोग जी। और ये भी देखा जाएगा कि ये जांच किस पहलू पे चल रही है, किस लाइन पे चल रही है जी। और उसमें क्या कमियां हैं और कैसे उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। गुरप्रीत सिंह बग्गा भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर याचिका करता है इस पूरे मामले में, वो भी लगातार जो है याचिकाएं डालते रहे हैं और केस जो है उन्होंने जो तमाम अनियमितताएं या तमाम तरीके जो गोरख धंधे जो हैं लगातार हाजी इकबाल चलाता रहा। गुरप्रीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टैंड लेना इस पूरे मामले में लगता है एक होप है कि अब जो है ईडी जो लगातार किस तरीके से जांच कर रही थी उसे लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे, उन तमाम चीजों पर एक्शन होगा? देखिए, जो आज तक में जितनी भी जांच हुई है जी, ये इतना शातिर आदमी है कि हर जगह कहीं ना कहीं लाइजनिंग कर लेता है। ठीक है, आप ये देखें कि एनजीटी के इतना बड़ा ऑर्डर आया, उसके बावजूद आज तक भी रिकवरी नहीं हो पाई जी। तो अब तो ये मजाक सा लगने लगा कि पता लगता है कि भाई ये जांच हो रही है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो गई, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। हम पिछले कई सालों से इस चीज को लड़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। 1.5 साल से एनजीटी का ऑर्डर आया था, उसके ऊपर 250 करोड़ रुपए की रिकवरी है। सरकार भी अगर संजीदगी से काम करे तो आज सुबह ही इसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो ये लगता है कि भाई हम लोग की इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग? जो कार्रवाई का जो है हमें आश्वासन मिलता है कि हो जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कम से कम वो जो उम्मीद की डोर है उसे ना छोड़े गुरप्रीत, और एक उम्मीद तो हम भी किए बैठे हैं और लगातार, और उसी उम्मीद में, न्याय की उम्मीद में लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सवाल के साथ वापस मैं यहाँ पर लौटूंगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो अब ये डंडा चल रहा है इसका क्या रिजल्ट आएगा और आगे किस तरीके से कार्रवाई इस पूरे मामले पर होगी, ये भी हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। हम आपको पिछले 1.5 महीने से हाजी इकबाल के काले कारनामों पर लगातार अपनी इस मुहिम के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हाजी इकबाल ने अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए किया है। हम आपको बता चुके हैं कि ईडी ने अपनी जांच में क्या कुछ पाया था और किस तरीके से ईडी की जांच को लेकर भी याचिकाकर्ता सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को तलब किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अवैध खनन करके करीब 10,000 करोड़ की संपत्ति खड़ा करने वाला हाजी इकबाल और उसका कुनबा शेल कंपनियों से काले धन को सफेद तो करता रहा, लेकिन जांच एजेंसियों को कैसे गुमराह करता रहा, ये ईडी की जांच में भी सामने आया। ईडी ने अपनी जांच में कहा कि आयकर विभाग के दस्तावेज के मुताबिक 2008 से 2014 तक हाजी इकबाल के परिवार की कुल आमदनी 11 करोड़ थी और बेटे मोहम्मद वाजिद के अलावा परिवार के किसी सदस्य ने
खनन से आय होने से भी इनकार किया था, जो करीब 11 लाख थी। यही नहीं, इन सालों में आय के 11 करोड़ में से 3 करोड़ खेती से आय बताई गई और कहा था कि इस फंड से 7 कंपनियों के शेयर 2008 से 2014 के बीच में खरीदे गए, यानी 11 करोड़ में इन कंपनियों के नाम हैं सनव्यू हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने 2008 में नोएडा में करीब 36 करोड़ का प्लॉट लिया और 2010 में उसे अथॉरिटी को वापस देकर रुपए वापस ले लिए। सवाल उठता है कि 11 करोड़ की 6 साल में आमदनी वाले परिवार ने 36 करोड़ कहां से ले आए और वापसी के 36 करोड़ कहां गए, ये अभी तक राज है। दूसरी कंपनी गिराशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। 2008 में ही सैकड़ों करोड़ में 11 शुगर फैक्ट्री खरीदती है, उसके लिए धन कहां से आया। तीसरी कंपनी कैनियन फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड 2014 में एएमबी ब्लू ड्रॉप प्राइवेट लिमिटेड को 2 करोड़ का सिक्योर्ड लोन देती है। चौथी कंपनी मस्टीफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी इसी कंपनी को इसी वक्त में 1 करोड़ 65 लाख सिक्योर्ड लोन देती है। यही नहीं, ये कंपनी एएमबी ब्लू ड्रॉप प्राइवेट लिमिटेड के 50% शेयर को भी खरीद लेती है, जो गुड़गांव में करीब 6000 करोड़ के निवेश पर रियल एस्टेट में कई प्रोजेक्ट चला रही है। पांचवी कंपनी है नेट एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड। 6 करोड़ 39 लाख रुपए एएमबी ब्लू ड्रॉप को सिक्योर्ड लोन दिया और इस कंपनी के तमाम ग्राहकों से चेक लेने वाली बीएस रियल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 50% का हिस्सेदार है। छठी कंपनी है बीके हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और 7वीं कंपनी है इंडिया पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसने भी एएमबी ब्लू ड्रॉप को 1 करोड़ का सिक्योर्ड लोन दिया है। यानी आयकर में आमदनी तो 98 दिखाई, लेकिन कंपनियों से करोड़ों कमाया और काले धन को सफेद किया। अब सवाल उठता है कि क्या ईडी को भी आगे की जांच में ये गोरख धंधा दिखाई दिया होगा। तो सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब मिलना बाकी है और जवाब तब मिलेंगे जब ईडी की तरफ से जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है, जिसे लेकर जॉइंट डायरेक्टर तक को तलब किया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आता है या ईडी को इस पर फटकार लगेगी। क्या कुछ जांच जो है अब तक ईडी की तरफ से की गई है। रणवीर सिंह भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, याचिकाकर्ता हैं पूरे मामले में। रणवीर, आपकी मैं टिप्पणी लेना चाहता हूं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से आगे अब सुप्रीम कोर्ट बढ़ रहा है। हमारे साथ क्योंकि गुरप्रीत सिंह बग्गा साहब भी, उनका कहना है कि लगातार चाहे एनजीटी का मामला हो, एनजीटी की तरफ से कहा जाता है पूरे मामले में कार्रवाई हो और उसके बाद जो है जो फाइन है वो भरना होगा हाजी इकबाल को, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां नहीं बदलती हैं। एक उम्मीद की किरण क्या आपने भी छोड़ी है या फिर आपको उम्मीद है कि नहीं, इस पूरे मामले में अब डायरेक्शन जो है वो अब सही है और अब कार्रवाई होगी? देखिए, हमें अपने कोर्ट पर पूरा विश्वास है और जितना समय लगना था, जितनी चालबाजी इकबाल ने चलनी थी, जो सेटिंग इकबाल ने करनी थी, जो खरीद फरोख्त करनी थी अधिकारियों की, नेताओं की, वो अब से पहले इसने जो करा था कर लिया। लेकिन अब उम्मीद यह है कि कोर्ट बिल्कुल सख्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितनी रिपोर्ट इसके खिलाफ जो जा चुकी है, अपने आप में वही इतना बड़ा सबूत है, अपने आप में वही सब कुछ है। अब इसे कोई भी बचा नहीं सकता, कोई भी पार्टी या कोई नेता इसे बचा नहीं सकते। अब ठीक अश्विनी, हम लगातार जब इस पूरे मामले में जांच कर रहे थे, चाहे वो ईडी के जॉइंट डायरेक्टर से बात करने की बात हो, जब वो लगातार हमसे बचने की कोशिश कर रहे थे, हमारे सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ये वो तमाम सवाल जो हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए भी सामने रखे हैं, जो रियल एस्टेट में किस तरीके से फर्जी कंपनियां मुखौटा बनाकर सामने रखी जा रही थी, ये तमाम चीजें ईडी के सिनेरियो में नहीं थी या ईडी के सामने तमाम चीजें नहीं आई होंगी? और जो पावर है ईडी की कि वो किस तरीके से संपत्ति अटैच कर सकता है, वो अकाउंट्स को सील कर सकता है, क्या वो तमाम चीज़ें जो हैं ईडी के नज़र में नहीं आई होंगी? निश्चित तौर पे आई होंगी। अगर वो एक्शन लेना चाहते तो ले भी सकते थे, क्योंकि उनको कानूनन उनको अधिकार है, बाकायदा उनको संविधान के जरिए अधिकार प्राप्त है और संसद में जो कानून पास हुआ उसके जरिए अधिकार प्राप्त है जी। बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए एक संशय की बात आती है। हालांकि राजेश्वर सिंह के बारे में एक बात सबसे जानी जाती है, मशहूर है वो, कि 2G स्कैम के घोटाले का खुलासा उनके जरिए किया गया था। उसके बाद उनको तरक्की भी दी गई थी, प्रमोशन भी दिया गया था। लेकिन एक और उम्मीद की जो हम देख सकते हैं पहलू है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं JS खेहर, उन्हें बहुत सख्त माना जाता है और बहुत कड़क माना जाता है। इसीलिए उनकी निगाह से शायद ही हाजी इकबाल के काले कारनामे छुप पाए, भले ही जांच एजेंसियां कुछ भी उसको कवरअप करने की कोशिश करें, क्योंकि पहले जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी प्राइमा फेसी ये दिख चुका है कि हाँ,
इस तरह के काम अपराध किए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के और माइनिंग के, इलीगल माइनिंग के अपराध किए गए हैं। ठीक, प्रज्ञा जी, ये जब जांच एजेंसियां, क्योंकि ईडी बड़ी जांच एजेंसी है, जब इस तरीके के मामले जो है उसे सौंपे जाते हैं, क्या कुछ पावर्स, क्योंकि हम लगातार उनकी पावर की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो रणवीर सिंह का सवाल हो या फिर बग्गा साहब का, कि किस डायरेक्शन में जो है पूरी जांच जा रही है, ये एक्शन से पता चलता है किस तरीके से उस पर एक्शंस लिए जा रहे थे। क्या कुछ ईडी कर सकती थी इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जैसे अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि जो होप दिख रहा है, तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि सालों साल डेट्स लगती हैं, इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है कि साल साल की भी डेट्स मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अगर 2 हफ्ते बाद ही रिपोर्ट मंगवाई गई है तो आप इससे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना सीरियस है और कितनी जल्दी इसका निपटारा होने वाला है जी। दूसरी चीज़ की ईडी के पास पावर्स बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरी एजेंसियों के। ईडी किसी भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसको लगता है ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आई है और काले पैसे को सफ़ेद किया गया है इस वजह से, तो वो उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर सकती हैं, उनके बैंक अकाउंट सील कर सकती हैं। थर्डली, इसमें हाजी इकबाल का अगर हम मैटर लेते हैं, यानी अगर हम इन शॉर्ट ये कहें कि कम से कम ऊपरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें नहीं हुई और क्या बोगस कंपनियां थी और कैसे कैसे तमाम चीजें चल रही थी। 112 शेल कंपनीज बनी हुई हैं, उनको भी डी नोटिफाई किया जा सकता था, इनके रजिस्ट्रेशंस कैंसिल करवाए जा सकते थे। यानी हम कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऊपरी जो परत है वो कम से कम क्लियर दिखती है कि हाँ, ये तमाम चीजें जो है होनी चाहिए थी। बग्गा साहब, एक होप के तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि एक उम्मीद कम से कम हमें होनी चाहिए अपनी न्याय व्यवस्था से, और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि एक बड़ा फैसला इस पूरे मामले में आएगा। अभी तक जब लगातार आप लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्या इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस या इस तरीके का जो स्टैंड है जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें इस मामले में या हाजी इकबाल को लेकर आपको नजर आया है अब तक? देखिए, इसमें मैं इसको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोर्ट जो है बड़ी संजीदगी से काम करता है जी, और कोर्ट का काम है ऑर्डर देना और इस पर इम्प्लीमेंट करना सरकारों का काम होता है जी। मैं वही कहना चाहता हूँ, इसके अंदर कोर्ट को बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बिल्कुल संजीदगी से काम हो रहा है और निस्वार्थ काम हो रहा है। जिस तरीके से आगे सरकारें इसको डिले करती हैं, आप ये देखिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया और आज तक सरकार उसको उसकी रिकवरी को रिकवर नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर कोर्ट ने करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो जो है वो सरकारों ने करना है। और इसमें कोर्ट को यह भी कर लेना चाहिए कि इसमें टाइम लिमिट कितने दिनों के अंदर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा जाए, जिससे कि आने वाले टाइम के उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करा जाए और ऐसे जो काले कारनामे करने वाले लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर 250 करोड़ रुपए की प्रगति करती, आज अगर ये रिकवरी हो गई होती तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जितने भी केस थे, जिस तरीके से लोगों के साथ लाइजनिंग करता है वो लाइजनिंग रुकती और ये आदमी ठीक है बग्गा साहब। प्रज्ञा जी, एक क्योंकि वक्त बहुत लंबा है और कितने वक्त से लगातार ये जो है पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जो इस पूरे मामले में या हाजी इकबाल के तमाम काले कारनामों को लेकर कोर्ट का रुख करते रहे हैं, अलग अलग मामले जो हैं उस पर हैं, क्योंकि एक पूरी लंबी फहरिस्त है। तो इस तरीके के मामलों में क्या कोई फास्ट ट्रैक का प्रावधान भी है कि जल्द से जल्द इस तरीके के मामलों में जो है रिजल्ट आए उसके बाद, और अगर फैसला भी आता है तो क्या रिकवरी का भी प्रावधान है इस तरीके के मामलों में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक्स कोर्ट, जनरली ट्रायल कोर्ट्स में अपर कोर्ट्स ऑर्डर करते हैं कि फास्ट ट्रैक्स कोर्ट बनाई जाए जहाँ डे ऑन डे हियरिंग होती है। बट जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक जो मामले पहुँचते हैं जनरली सब बड़े मामले होते हैं। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है कि 2 हफ्ते में ही एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जा रही है और ईडी को तलब किया जा रहा है, मीन्स कि ये फास्ट ट्रैक पे चल चुका है केस और बहुत जल्दी इसमें हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। सेकेंडली कि जो इतने सारे, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? जी, हम फास्ट ट्रैक की हम बात कर रहे थे, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर दिए जा सकते हैं, क्या एक उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं? और इसके अलावा जो कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में ईडी को जो तलब किया गया है, तो लगता है कि इस पूरे मामले में जो है अब ईडी को अपनी तरफ से रिपोर्ट दाखिल करनी होगी? जी बिल्कुल, हो सकता है आने वाले 2 हफ्ते में आप काफ़ी चहल पहल देखें ईडी के लेवल पे भी और उनकी इन्वेस्टिगेशंस के लेवल पे भी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है तो वो बहुत सारी चीज़ें एक्शन इसलिए भी लेंगे कि उन्हें कुछ तो बताने के लिए हो सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो बिल्कुल खाली हाथ जाके खड़े नहीं हो सकते हैं। जी, खाली हाथ जाकर जो है यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं। आपका कमेंट में यहाँ पर चाहूँगा अश्विनी, इस पूरे मामले को लेकर आगे जिस तरीके से जांच चल रही है
अब ये जो जांच का दायरा है वो क्या सिर्फ यहीं तक रहेगा, या वो तमाम जो मामले जो इसके अलावा भी अटैच रहे हैं, चाहे वो एनजीटी का मामला हो, किस तरीके से पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा था, चाहे वो शिक्षा माफिया का मामला हो कि यूनिवर्सिटी जो है किस तरीके से खड़ी की गई है, तमाम जो मामले हैं क्या वो भी अटैच होंगे इस पूरे मामले को? देखिए, ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ही है। वही 112 सारी कंपनियां थी, पैसे कहाँ से आए हैं निश्चित तौर पे सोर पे भी होगा, मनी ट्रेल पे भी देखा जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पैनी निगाह है इस पूरे जांच पर, तो ईडी को भी एक्शन लेना पड़ेगा, ये संकेत सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। इसीलिए उन्होंने ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को तलब किया है। जी, इसमें इनफैक्ट आई एम सॉरी जी, इसमें दो हफ्ते हैं, जैसा कि प्रज्ञा जी ने बताया, वो बड़े अहम होंगे, बड़ा गहमागहमी होगी। ईडी आनंद फान में एक्शन ले सकती है, क्योंकि उसे ये भी दिखना होगा कि हाँ, उनकी तरफ से जांच की गई है, और जो एक्शन लेने की बात थी, पूरा कंपाइल करने के बाद, पूरी जांच लेने के बाद, उन सबूत लेने के बाद वो अब एक्शन ले रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को भी, यानी जो बोरिया बिस्तरा है वो पूरी तरीके से समेटा जाएगा हाजी इकबाल का, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, शिक्षा माफिया से जुड़ा मामला हो, या कोई भी मामला जो यहाँ पर जुड़ा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हाजी इकबाल पर लगातार उसके खुलासे और उसका पूरा फॉलोअप लगातार सुदर्शन न्यूज आपको दिखाएगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है, और लगातार जो जांच एजेंसियों की तरफ से अभी तक ढीला रवैया अपनाया गया है, क्या उसके बाद अब जांच आगे बढ़ेगी, और जांच अगर आगे सही तरीके से बढ़ेगी तो वाकई हाजी इकबाल सलाखों के पीछे होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।